जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारा क्या चल रहा था, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के हमने बेसिक टर्म जाने, आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन का सबसे फेमस टॉपिक जिसको कहते हैं टॉर्क। ठीक है, इसको जानेंगे हम लोग। अब ये टॉर्क किसकी जगह आता है वो आप थोड़ा, ये तो सिंपल सा है कि टॉर्क जो है फोर्स की वजह से आता है। अब कैसे है वो आप ऐसा समझो, हमने दो मोशन पढ़े हैं अभी तक, एक लीनियर और एक पढ़ा है हमने एंगुलर, है ना। एक लीनियर मोशन पढ़ा, एक एंगुलर मोशन पढ़ा। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर में आपका क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर में वेलोसिटी, एंगुलर में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। फिर इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। और इसमें क्या आता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे अब इन तीनों के बाद एक चीज़ आती है, इसको कहते हैं फोर्स। लीनियर में आती है फोर्स और एंगुलर में आता है टॉर्क। समझ रहे हो, यहाँ से चीज़ हुई है। तो यहाँ से हमने क्या किया, टॉर्क को इधर से इस बेसिक के हिसाब से टॉर्क हमारा आया। अब टॉर्क को दो चीज़ें कहेंगे, एक तो मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब मोमेंट होता है जो फोर्स की वजह से, उसको मोमेंट ऑफ फोर्स। और दूसरा इसको हम एक चीज़ और कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट, समझ रहे हो ना, टर्न करना किसी चीज़ को, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये होता है टॉर्क का मतलब। ठीक है, अब टॉर्क क्या है, कैसे चीज़ें हैं, टॉर्क कैसे लगता है, इसको भी जानते हैं। ठीक है, टॉर्क आज का हमारा टॉपिक है। और टॉर्क इस लेक्चर के बाद आपका टॉर्क का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। ठीक है, आप ये तो समझ गए फोर्स की वजह से टॉर्क आता है। ठीक है, अब देखो इसे, ये अमाउंट ऑफ जो मूवमेंट है, कितना मूवमेंट हुआ, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपका पहला तो है हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स है, हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स हम लगाएंगे इसके ऊपर ना। अमाउंट ऑफ मोमेंट जो है वो टॉर्क के ऊपर है, कितना टॉर्क। अगर हमने यहाँ अमाउंट ऑफ मोमेंट लिख दिया है तो कंफ्यूज ना होना, उसका मतलब टॉर्क ही है। ठीक है, कितना टॉर्क, अमाउंट ऑफ मोमेंट, या फिर अमाउंट ऑफ मोमेंट फोर्स लिख लो आगे, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मच, दूसरा वेयर, जो फोर्स है वो कहाँ लग रही है, वेयर। दूसरी बात हुई। तीसरी बात क्या चीज़ है, इसको हम पहले तो एक वर्ड ऐसे लिखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में यूज़ हुआ है, ओरिएंटेशन। अब जो इस वर्ड से फैमिलियर नहीं है तो इसका मतलब एंगल, किस एंगल पे फोर्स लग रही है। इन तीन चीज़ों से हम इसको जानेंगे टॉर्क को। ठीक है, तो अब फोर्स क्या है, हाउ मच फोर्स की बात आ गई तो आप सिंपल समझो, अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो हमारा जो टॉर्क है वो भी ज़्यादा होगा। हाउ मच फोर्स, जितनी फोर्स उतना टॉर्क। कैसे रिलेट कर रहा है, जितनी फोर्स उतना टॉर्क, सिंपल सा। अब वेयर फोर्स, अब इसको आप जानिए। मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ये कोई बॉडी है, यहाँ से पाइवेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पर फोर्स लगाया इस साइड से ना, इधर पर। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी हुई, इस पॉइंट से यहाँ तक की r डिस्टेंस हुई, तो हमने यहाँ पर फोर्स यहाँ पर लगाई। ठीक है, अब दूसरा हम ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक और चीज़ लिया, इस पॉइंट से हमने लगाई फोर्स यहाँ पर, फोर्स ऐसे लग रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये आर हुआ इतना, तो कहाँ पे फोर्स लगा रहे हो। और इसकी एक चीज़ आप ये भी जानो, अगर आप एकदम एंगल एकदम साइड में फोर्स लगाओगे, अगर ये आर ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल समझना है कैसे, देखो ये हमारे पास एक कॉपी है ना, बुक है। अब आप क्या करोगे इसमें, अगर आप इसको ऐसे धक्का दोगे, ऐसे देखो हम पकड़े ऐसे धक्का दे रहे हैं इधर से, अगर आप समझ लो ये ऐसे धक्का दे रहे हैं इधर से, यहाँ से इस पॉइंट से कितनी रेडियस है, छोटी सी है, और हमने ऐसे धक्का दिया तो मुड़ गई ना। यहाँ से धक्का देंगे, देखो यहाँ से देते जा रहे हैं, नहीं आगे बढ़ रही, लेकिन यहाँ से दिया तो ऐसे मुड़े जा रही, हो रहा है। और अच्छे से एग्जाम्पल समझना, तो आपका दरवाज़ा होता है, आप जहाँ से दरवाज़ा जॉइंट है उसके थोड़ी पास से धक्का दोगे, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ऐसे पकड़ोगे या फिर ताकत लगेगी, और साइड से खोलोगे तो खुल जाएगा आराम से ना। साइड ही से खोलते हो, जो पकड़ने वाला होता है वो साइड ही से तो लगा होता है दरवाजे का खोलने वाला। ऐसे मान लीजिए ये आपका दरवाज़ा है, तो आप ऐसे खोलते हो, ना कि ऐसे पकड़ के खोलोगे उसको। मान लो यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, दूसरा जो हुक है यहाँ पर लगा हुआ, तो आप ऐसे तो खोलोगे नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, तो जब आपकी ये रेडियस बड़ी होगी, आपकी डिस्टेंस बड़ी होगी, तब आप क्या करोगे, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी वो भी पता चलेगा कैसे। तीसरा हो गया ओरिएंटेशन, एंगल। हमने किस, अब देखो इसकी बात कर रहे हैं, हमने किस एंगल पे लगाया है। मान लो फोर्स हमने थीटा एंगल पे लगा दिया। ठीक है, ये अब ये इसको कैसे खेला करते थे इसके साथ, तो इसको हम वेक्टर से जानते थे।
अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा एफ कॉस थीटा, एक आएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, है ना, दो चीज आएगा। तो इसमें जो टॉर्क है वो इसकी वजह से लगेगा, इसकी देखो अच्छे समझना, इसकी वजह से लगेगा टॉर्क? नहीं लगेगा। क्यों? आप अपने दरवाजे से, आपका ये दरवाजा है तो आप ऐसे खोलते हो दरवाजे को, ऐसे आगे खींच के, और खुल जाता है वो, कभी नहीं, हम दरवाजे को ऐसे खोलते हैं। तो भाई इसका ये कंपोनेंट तो बेकार चला गया टॉर्क की वजह से। फोर्स लग रही है एफ कॉस थीटा, लेकिन टॉर्क की वजह से, टॉर्क को अगर हम लोग मद्देनजर रखें, टॉर्क को सेंटर मिले तो इसका कुछ काम नहीं है, इसका काम होगा, ये चीज़ ऊपर ले जा रही है एफ साइन थीटा। तो ओरिएंटेशन में क्या होता है? एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा बढ़ा तो हमारा टॉर्क बढ़ा। यहाँ पर क्या था? अगर रेडियस बढ़ा यानी कि डिस्टेंस और सर्कल में रेडियस होगी वो, तो हमारा टॉर्क बढ़ा। ये चीज़ इतनी हुई कि नहीं आराम से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम इसके आगे इसके कुछ टर्म्स जानते हैं और टॉर्क क्या है असलियत में उसको जानते हैं, इतना नोट करिए। अब देखो टॉर्क हमारा पहला डिपेंड किया किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा हमारा मोमेंट आर्म के ऊपर, है ना, मोमेंट आर्म। अब ये क्या था? अब देखो मोमेंट आर्म लिख दिया तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, आर को ही कहते हैं मोमेंट आर्म। अब वहाँ पर क्या होगा, सीबीएसई में या जेईई में कहेंगे मोमेंट आर्म इतना है। अब आगे अगर कंफ्यूज हो गए, हो सकते थे लेकिन अब नहीं होंगे। और इसके बाद लास्ट में हमारा क्या हुआ? ओरिएंटेशन यानी कि एंगल या फिर ओरिएंटेशन। ये वर्ड जो है इसे ओरिएंटेशन है, पाइवेट है, पाइवेट माने एक जगह रोक देना, है ना, इसे इस पॉइंट को पाइवेट कहा तो यहाँ पर जमा दिया कीली मार के। ये सब चीज़ें आपको केवल डिस्टर्ब करने के लिए या फिर क्या कहते हैं, आपका कंसंट्रेशन कम करने के लिए पूछते हैं, भैया अभी जानते हैं आपका कंसंट्रेशन कितना था पढ़ाई के समय, इसके लिए केवल, ठीक है। तो ये हमने तीन चीज़ जानी। अब इससे टॉर्क का फॉर्मूला बन सकता है। टॉर्क डिपेंड है फोर्स के ऊपर, ठीक है। टॉर्क डिपेंड है किसके ऊपर? आर्म के ऊपर, रेडियस के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर और आपका एंगल के ऊपर। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन सकता है, आर एफ साइन थीटा। साइन थीटा एंगल है, ओरिएंटेशन, ये फोर्स हमारी और ये हमारी क्या हुई? डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टॉर्क, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी हुई? टॉर्क फोर्स की वजह से आती है, तो टॉर्क भी कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर। अब जानते हैं इसका वेक्टर फॉर्म, कुछ भी नहीं है वेक्टर फॉर्म में, आर डॉट ये रहता है वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पर क्रॉस वेक्टर क्यों लगा? आप जानते हो साइन थीटा, साइन थीटा किस में आता है? वेक्टर प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर ये क्रॉस लगेगा और ये आपका हुआ, है ना, यहाँ पर ये क्रॉस ही रहेगा, डॉट कभी नहीं होता। ये जो टॉर्क की क्वांटिटी, इसमें डॉट जो है आपका वो कभी भी नहीं रहता, ठीक है। ये चीज़ हुई आपकी। अब एक सबसे मेन चीज़ है जो इसको आप लिखते हो, उसमें साथ में आता है आर एफ साइन थीटा, इसको लिखोगे। अब ये वेक्टर क्वांटिटी हो तो एन कैप इसके साथ आएगा। आर एक देखो, जब ये चीज़ हटती है तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है साइन थीटा, वो आता है ना, किसमें? क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसके बाद जो आपका आता है एन कैप। ये एन कैप किसके लिए है? ये डायरेक्शन दिखाने के लिए। किसकी डायरेक्शन? टॉर्क की डायरेक्शन, इसके लिए आता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से हम थोड़ी एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। मान लो ये हमारी करके कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, बिल्कुल यहाँ से इस डिस्टेंस पे हमारी क्या है? फोर्स लगी है। इस डिस्टेंस में हमारी क्या है? ये फोर्स लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये बॉडी है, ठीक है, हमारी फोर्स कुछ ऐसे लगी हुई है किस थीटा एंगल पे, बिल्कुल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा? एक तो भाई देखो, एक तो इसका ये जिससे यहाँ पर एंगल बना हुआ है, तो आपका क्या होगा? एक तो इसका कंपोनेंट ऐसे जाएगा, बिल्कुल, तो कोई ये थीटा है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट गया एफ साइन थीटा, एक कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में जो जाता था, हमेशा बताया है वेक्टर में, हम लोग ने हमेशा बताया जो थीटा की डायरेक्शन में जाए उसको कहते हैं एफ कॉस थीटा। एक एफ कॉस थीटा हुआ ये इस डायरेक्शन में ना। अब आप देखो इसमें ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? हम लोग ने पहले लेक्चर में जाना था। ये किसी पॉइंट में बॉडी घूम रही है ऐसे गोल 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 गोल, ये पॉइंट फिक्स है ना, इसको पाइवेट कहते हैं। तो ये जो होती है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ बराबर एफ कॉस थीटा है, तो ये वाली फोर्स हमेशा होती है जीरो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो बिल्कुल, या फिर एकदम क्या कहते हैं कोइंसिडेंट कर जाए, आपस में मिल जाए, उससे हमेशा टॉर्क क्या होगा? एफ कॉस थीटा से, थोड़ा सा ये गलत हो गया, एफ कॉस थीटा से टॉर्क हमेशा जीरो होगा। एफ कॉस थीटा की फोर्स की वजह से टॉर्क हमेशा जीरो होगा, लेकिन एफ साइन थीटा की वजह से तो होगा। और आप देख रहे हो एफ साइन थीटा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो एक फॉर्मूला यहाँ से ये आ गया,
आपका आ गया आर एफ, जैसे यहाँ पर पॉइंट रख देते हैं कभी कभार, तो ये हम क्या कहते हैं इसको एज ए, देखो है वेक्टर क्वांटिटी लेकिन कई बार हम लोग एज ए स्केलर ट्रीट करते हैं। तो आर एफ परपेंडिकुलर, यहाँ पॉइंट मल्टीप्लाई का, ये डॉट का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल, ठीक है। अब इतनी सारी बातें के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, जैसे थीटा की यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कुछ होती है डायरेक्शन, हमारी ओमेगा की होती है एक्सेलरेशन की होती है, वैसे टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, तो उसे भी जानेंगे कि टॉर्क की डायरेक्शन, इतना तो आपने नोट किया टॉर्क की डायरेक्शन ना। अब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है वो देखते हैं। टॉर्क को आपको बनाना कैसे होता है, यहाँ पर जब लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे टॉर्क, है ना, और साइन हमेशा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये टी नहीं होता, ये थोड़ा आपका जो ग्रीक वर्ड्स होते हैं उसमें इसको टाउ कहते हैं, ठीक है, ये टी नहीं है। तो ये आपको ऐसे इसमें डायरेक्शन देखना, तो एक हम लोग ले लेते हैं फिर से पार्टिकल कोई ऐसा, मतलब कोई हमने बॉडी ले ली, पार्टिकल नहीं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये डिस्टेंस है आर, हमने फोर्स यहाँ पर अप्लाई की एफ, तो एफ फोर्स ऊपर ऐसे तो जाएगी, है ना, ये एफ फोर्स यहाँ पर ऐसे गई, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लगती कैसे है, जो हमारी जो फोर्स है यहाँ पर ऐसे हमने लगाई, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, डायरेक्शन हमेशा होगी आपकी आर से एफ की तरफ। कहाँ पर होगी, आर से एफ की तरफ। तो आपका जो आपको कैसे निकालना है, आर से एफ की तरफ, तो आप किसका यूज़ करोगे, राइट हैंड थंब रूल का। सबसे आसान यही रहता है, राइट हैंड थंब रूल का। तो आप क्या करोगे, ये जो है ये रेडियस यहाँ पर है, फोर्स ऐसे जा रही है, आपको रेडियस से जाना है इस तरीके से, ठीक है, फिर सॉल्व करना। तो आप ऐसे करके जाओगे, ऐसे करके, देखो ये रेडियस है, हम ऐसे अपने पाल्म को क्या करना है, आपको ऐसे रखना है ना, ये देखो इधर ऐसे जाना है, इसमें ध्यान ना दो, बस पाल्म ऐसा रखो कि ये ऐसे मुड़ जाए, और ये राइट वाला होना चाहिए। ये हमने ऐसे मुड़ा तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो गई, टॉर्क आपकी डायरेक्शन हो गई इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ। ये इतना सिंपल था, ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए आप लोग। अब देखो हमने डायरेक्शन के बारे में जाना राइट हैंड थंब रूल से, बिल्कुल, डायरेक्शन किसकी, टॉर्क की। लेकिन कुछ और भी तरीका है क्या, एक को हम कहते हैं स्क्रू रूल, है ना, इससे दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, और दूसरा मेथड है ये स्क्रू रूल भी होता है ना। वो कैसे होता है, मान लो ये हमारी फिर से बॉडी है, इसमें फोर्स लग रही है आपकी एफ, बिल्कुल, और आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये रेडियस इस पॉइंट से माना गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे रेडियस के अलॉन्ग करना है, तो ये हम ऐसे जाएंगे यहाँ पर। अब इसकी आपको डायरेक्शन निकालना, तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, ये स्क्रू है आपके हाथ में, ये स्क्रू है आपके हाथ में, आर से एफ की तरफ स्क्रू को घुमाना है, तो ऐसे ऐसे करके घुमाना है, समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे ऐसे करके हमको घुमाना है। जब आप इसको ऐसे ऐसे करके घुमाते हो तो क्या होता है, स्क्रू बाहर आता है, सिंपल मतलब लॉजिकली बात है, जिन्होंने स्क्रू कभी ऐसे निकाला होगा तो ये हमेशा बाहर आता है, और ऐसे ऐसे करते हैं तो अंदर जाता है। तो आर से एफ की तरफ घुमाओ, ये देखो बाहर निकल आएगा, बिल्कुल। तो इससे क्या आपको पता चला, डायरेक्शन है अब की बार आउटवर्ड टॉर्क की, बिल्कुल, है कि नहीं, इसमें कुछ दिक्कत हुई आप लोगों को, बिल्कुल नहीं। इससे एक पता चला कि डायरेक्शन कहाँ पर है, आउटवर्ड है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्वेश्चन, ये समझ में आया, स्क्रू रूल। हाँ, अब देखो एक चीज़ और बताएंगे, आपने स्क्रू रूल पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग केवल, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप बिना स्क्रू रूल के, बिना राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन बता दोगे, ठीक है। देखो इसमें जैसे ये डायरेक्शन ऐसे आई थी ना, डायरेक्शन बाहर आई थी, तो जो डायरेक्शन बाहर आई थी वो ऐसे करने में आई थी, जो एंटी क्लॉकवाइज थी, बिल्कुल, इसको पॉजिटिव माना गया है, कन्वेंशन में इसको क्या माना गया है, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज यानी कि टॉर्क हो गया हमारा निगेटिव। टॉर्क देखो निगेटिव पॉजिटिव केवल डायरेक्शन दिखा रहा है, टॉर्क कभी निगेटिव नहीं होगा, कोई भी फोर्स हो, कोई भी एक्सेलरेशन हो, कभी निगेटिव नहीं होगा। रिटार्डेशन जो है वो बताता है कि आपका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन निगेटिव नहीं होता, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती, ठीक है, और वेलोसिटी भी कभी निगेटिव नहीं होती, वो डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस करते हैं केवल। तो ये आपकी इस पाइवेटेड पॉइंट से यहाँ पर ये डिस्टेंस है r, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपके ऊपर फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है, फोर्स लगेंगे आपके, यहाँ पर लगा F2, ठीक है, यहाँ पर लगा F, आपका लग गया यहाँ पर F4, यहाँ लग गया आपका F1, यहाँ लग गया आपका F3, और यहाँ लग गया आपका F5,
और इधर पर लग गया F6, इतने फोर्स लगे। आपसे पूछा है फोर्स जो है वो देखो क्वेश्चन क्या है, पहला तो जो फोर्स है उनकी कुछ वैल्यू है कि नहीं ये बताना है, ठीक है, फोर्स की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और लास्ट में बताना है कौन सी लार्जेस्ट फोर्स है, बस इतना बताना है। तो यहाँ आपकी फोर्स लिख लो F1 F2, यही तो वैल्यू होगी। अब यहाँ पर कुछ नंबर तो दिया नहीं हुआ है, तो F1 F2 F3 आप नाम दे दो, F4 F5 है ना, और आपकी क्या हो जाएगी F6 F1 और F6 को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताएंगे साथ में भी क्यों लिखा। आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम फोकस करेंगे F1 के ऊपर। ये हमारा R है और R की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यही तो है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर पाइवेट है, जमा हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये ऐसे घूमेगी इस पॉइंट से, और यहीं पर फोर्स लग रही है, यानी कि फोर्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन में है। और जब जब एक्सिस ऑफ रोटेशन में फोर्स हो जाए तो हमारा टॉर्क हो जाता है जीरो। जब टॉर्क जीरो हो गया तो वो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज से ये कैसे पता चलेगा, उसकी डायरेक्शन है, पता क्या है डायरेक्शन है आर्बिट्रेरी, मतलब डायरेक्शन कुछ भी है, अपने मन से मान लो, है ना, आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी डायरेक्शन मान लो, मान लेंगे हम भी, सिंपल सा है, ठीक है। अब तो हिंदी में सुनना है तो नॉट डिफाइंड, सिंपल सी बात है, आर्बिट्रेरी की जगह आप नॉट डिफाइंड लिख सकते हो। अब F2 की बात आई, F2 आपका यहाँ पर है ये, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी ये आपको बताना है, कुछ नहीं, सिंपल सा है, आप खुद देखो, ये यहाँ पर गया है, ये आपका F2 है। F2 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो यहाँ पर आएगा F cos थीटा, है ना, यहाँ पर जो आपका आएगा, ये देखो यहाँ पर अगर ये थीटा यहाँ से आप देखोगे ना इस लाइन से, तो यहाँ पर F cos थीटा आएगा, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप अगर ये जो रेडियस ऐसे गई है इसको ऐसे करके देखोगे, ऐसे करके देखोगे, तो आपको कैसी डायरेक्शन लग रही है अपने हिसाब से बताना। अगर F2 यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन लग रही है तो आपकी ये कैसी है बताइए, अगर ऐसी डायरेक्शन लग रही तो ये अंदर जा रहा है, सिंपल सा है, F2 की वजह से ऐसे इधर की तरफ हमको जाना है, बिल्कुल। तो डायरेक्शन कैसी हो गई, एंटी, पहले तो अंदर है लेकिन क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज में चीज़ बाहर आ रही थी, इसको रूट देखा था, ऐसे ऐसे कर रहे तो एंटी क्लॉकवाइज में तो बाहर आ रही थी, लेकिन ये तो अंदर जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन हो गई F2 की, F2 देखा था ना, F2 की डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज, ठीक है। F2 के जस्ट नीचे कौन है, F2 के साथ में जो है उसको देख लेते हैं। अगर F2 की क्लॉकवाइज है तो F2 ही से थोड़ा नीचे डायरेक्शन में कौन है, F4, उसकी भी कैसी हो गई, क्लॉकवाइज, बिल्कुल, है ना। अब बात आती है F3 की। F3 की देखो, ये रेडियस है, अब आप यहाँ से ऐसे हाथ करो, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसे जाओगे ऐसे, तो देख लो ये क्या हो रहा है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपका इसमें साथ क्या हो रहा है, हमने ऐसे स्क्रू को ढूंढा है, पीछे आ रहा है कि नहीं, सिंपल सा दिख रहा है, तो इसमें क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर इसमें F5 में देखोगे, इसमें भी कैसी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, सिंपल सा। इसमें ये F3 में तो लिख दिया ना आपका F2, ये F3 में एंटी क्लॉकवाइज, और ये F5 में है ना एंटी क्लॉकवाइज, F5 वहीं पर भी है, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, आपको अच्छे समझ में आया। अब कहने लार्जेस्ट किसकी है, लार्जेस्ट टॉर्क जो है वो किसका है, लार्जेस्ट टॉर्क ये किसका है, आप बताइए किसका होगा इसमें। अगर हम F1 को देखें तो जीरो हो गया, है ना। अगर किसी को अभी भी डाउट है कि F6 का अभी तक नहीं बताया है, तो उनके लिए सिंपल सी बात है, ये पाइवेटेड पॉइंट है, रुका हुआ पॉइंट है, जहाँ चीज़ रुकी हुई है वहाँ पर टॉर्क कहाँ से लग सकता है, तो इस पॉइंट के लिए टॉर्क हमेशा जीरो होगा। किसी भी फिक्स पॉइंट के लिए, कोई चीज़ फिक्स है वो घूम ही नहीं सकती है, ये जो पॉइंट है ये घूम ही नहीं सकता, तो इसके लिए टॉर्क हमेशा जीरो होगा। तो F6 के लिए भी जीरो है और इसके लिए भी जीरो है, ठीक है, इन दोनों के लिए जीरो, बिल्कुल। अब इसके बाद पूछा कौन सा लार्जेस्ट होगा, आप F1 देखोगे जीरो है, हटाओ इसको। F2 देखोगे तो ये रेडियस के ऊपर क्या फुल अपनी फोर्स लगा पा रहा है, नहीं, इसका जो F साइन है वो तो कंपोनेंट इसके अलाइन हो जा रहा है ना, F कॉस जो है, F साइन इधर आके लगा रहा है, तो ये पूरा तो लगा नहीं पा रहा फोर्स। F2 जो है यहाँ पर F साइन आएगा, यहाँ पर F कॉस आएगा ना, तो ये फुल नहीं लगा पा रहा, तो F2 तो रेस से बाहर। सेम ऐसे F3 बाहर, आप देखोगे पूरा परपेंडिकुलर जो है वो F4 है, F5 है, तो लार्जेस्ट फोर्स हो गई हमारी F5, हाँ, और F4 आपकी ना, F4 और 5 ये ओके हो गई ना, लार्जेस्ट फोर्स यही दोनों को ही, इसमें तो कोई दिक्कत आपको ही नहीं। देखो ये क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो 4 से 5 नंबर पे आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा समय तो लगता ही है, हमको पढ़ाने में समय लगा देखो, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगेंगे, समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है। आप जब खुद क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपके सामने कोई होगा तो नहीं समझाने के लिए, इस हिसाब से। अब इसके आगे एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर पे आ सकता है। आपसे कहेंगे ये बॉडी हमारी, ये रेडियस R है,
और फोर्स हमारी यहाँ पर लग रही है F। कह दिया टॉर्क बताओ, ये भी आते हैं, एक नंबर पे आते हैं क्वेश्चन। आपसे कह दिया ये हमारी 2 है रेडियस और ये 10 न्यूटन है, ये 2 मीटर है। ये आपसे कहा है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, R इंटू एफ साइन थीटा। 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1 साइन 91। आपकी टॉर्क की वैल्यू आ गई R की 2 इंटू 10 और साइन की तो हो गई थीटा की 1 साइन 90 की वैल्यू आ गई आपकी 20। क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर। हाँ, अब यहाँ से आप टॉर्क की यूनिट भी जान के क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। तो को ऐसे भी बता सकते थे, हमने सोचा कि आप सीधा क्वेश्चन के साथ यूनिट जान लो, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। और किसी की भी होती है क्या, न्यूटन इंटू मीटर ना, न्यूटन पर मीटर नहीं। तो न्यूटन मीटर होती है और आपकी होती है वर्क की यही यूनिट, है ना। आप देख सकते हो वर्क की कब होती है, जब हम करते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार पूछा है, ये हमारा है कोई बॉडी जैसे 1 मीटर पे है, ठीक है, 1 kg की बॉडी है ना। हम 2 kg की मान लेते, चलो कोई बात नहीं। अब क्या किया, इसको हमने यहाँ पर बॉडी को लिया है। अब ये थोड़ी सी ऊपर उठी है, अभी भी 1 मीटर 2 kg की बॉडी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपसे। अब ये टेंशन लग रही होगी स्ट्रिंग में, कितनी, T। बिल्कुल, आपसे कहा है टॉर्क बताओ बाई ऑल फोर्सेस। टॉर्क बताना है बाई ऑल फोर्सेस, जितनी फोर्स लग रही उनकी वजह से टॉर्क बताओ। तो आप जानते हो एक फोर्स तो ये नीचे लगेगी, mg वाली जो होती थी, हम लोग ने बहुत पढ़ा किसमें, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में mg के बारे में। जिसको अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो हमारा लेक्चर जरूर चेकआउट करें। आप डालोगे क्या, लॉज ऑफ मोशन, है ना, या फिर क्या न्यूटन फोर्स, कुछ भी डाल के आप बस एग्जाम लेजेंड्स लगा देना, आपको लेक्चर मिल जाएगा। बाई ऑल फोर्सेस, यहाँ पर 2 kg है, 2 इंटू क्या होता था, g, यानी कि g की वैल्यू इन्होंने कहा है क्वेश्चन में 10 मान लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया ये 20, बिल्कुल 2 इंटू जी यानी कि 20 g। अब ये 20 इसको ऐसे रख देना एज इट इज़, ठीक है। अब इसके बाद देखो टेंशन एक लगेगी ऐसे। अब आपको एक चीज़ देखना है, ये 1 मीटर है, ठीक है, टेंशन इसी के अलॉन्ग लग रहा है, यानी कि टेंशन की जो फोर्स है ना, टेंशन की जो फोर्स है हमारी, वो क्या है, पैरेलल है। ये टेंशन का है ना साइन, टेंशन का T होता है, पैरेलल है ना, किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के। अगर कोई चीज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है ना, तो एंगल बन गया साइन 0 का। अब ये अगर आपके दिमाग में आता है चलो हाँ 0 होता है, लेकिन क्यों होता है, तो साइन 0 का एंगल बनाएगा टेंशन किसके साथ, रेडियस के साथ। तो इसकी वजह से टॉर्क कितनी हुई, R की वैल्यू 1 है, टेंशन की कुछ होगी, निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। हमने सब कुछ किया, लेकिन जब साइन थीटा की वैल्यू 0 है, जिसकी वैल्यू 0 होती है साइन 0 डिग्री की, तो पूरा 0 हो गया। तो टेंशन की वजह से फोर्स कितनी हुई, टेंशन की वजह से टॉर्क कितना हुआ, 0। ठीक है, हमसे कहा है टॉर्क बाई ऑल फोर्सेस। अब बचा हमारा ये, इसकी वजह से कितना होगा। अब देखो इसमें बीच में कुछ एंगल भी होगा, 30 डिग्री मान लेते हैं हम लोग, है ना, 30 डिग्री एंगल। वैसे पहले लिख देना चाहिए था, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर 30 एंगल है। एक बार फिर स्टॉप करके आप ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इतना हमने बता दिया कि टेंशन की वजह से तो 0 होगी। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ये टॉर्क इसकी वजह से 0 हो गया, इसकी वजह से देखना कितना होगा, 20 ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, 1 मीटर दिया हुआ है, एंगल 30 है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R F साइन थीटा, कुछ नहीं करना है। आप ये देखोगे R की वैल्यू 1 है, लिख दो, F की 20 आ गई, यहाँ से लिख दो। साइन कितना हुआ, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, लिख दो, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, वैल्यू कितनी आ गई टॉर्क की, टॉर्क की वैल्यू आ गई 10 आपकी क्या आई, 10 न्यूटन मीटर हो गया। चलिए अब इतना नोट कीजिए। अब देखो इसमें एक चीज़ लिखी है, आप इसको गौर से थोड़ा समझना, कंपोनेंट ऑफ टाउ विच इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ना कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। अब देखो हमने ये पढ़ दिया, आपको अगर ना समझ में आया हो तो थोड़ा अच्छे समझते। देखिए ये हमारी रेडियस है, इसके परपेंडिकुलर में F है, डायरेक्शन हम फिर से इसको रूल से निकालेंगे, हमने ऐसे निकाला। तो आप देख रहे हो ये बाहर आ रहा है, अब ये क्या देख रहे हो, ये जो है बाहर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है टॉर्क। तो यहाँ पर टॉर्क है कि नहीं है, यहाँ पर हमने लिखा है एक पॉइंट टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। हमने शुरुआत में लिखा कि जो टॉर्क होता है वो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और टॉर्क थोड़ा अलग बिहेवियर दिखाते हैं। देखना यहाँ पर लिखा क्या है,
कंपोनेंट ऑफ टॉर्क विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा वही केवल क्या कर पाएगा, टर्निंग इफेक्ट शो करेगा। मतलब ये टर्निंग इफेक्ट, कुछ चीज़ टर्न करना, वो वही कर सकता है। अभी देखना, अब यहाँ पर हमने जैसे कि ये बाहर आ रहा है, अब ये बाहर आ रहा है, टॉर्क तो है लेकिन यहाँ पर ये घूमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो देखो, अभी समझ में आएगा। ये जो आपकी कॉपी है ना, इसमें आप देखोगे ये यहाँ पर ये सर्कल जो ये यहाँ पर बना हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। रेडियस ऐसे लग रही है ना, रेडियस जो है आपकी ऐसे लग रही है, फोर्स ऐसे लग रही है। तो जब हमने इन दोनों को कंपोनेंट किया, इन दोनों को ऐसे कंपोनेंट किया, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। जो टॉर्क है हमारा वो बाहर की तरफ आ रहा है, वो इस प्लेन में नहीं है, समझना। जब ये हमारी रेडियस है ऐसे, ठीक है, ये रेडियस ऐसे है, बिल्कुल इसको आप सर्कल मानो, ठीक है। और जो आपका फोर्स है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब हमने इसको ऐसे किया तो ये टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा है। जब ये टॉर्क बाहर की तरफ आया, देखो टॉर्क हमने अभी इससे पहले भी पढ़ा, लेकिन टॉर्क टर्निंग इफेक्ट तभी दिखाएगा जब टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। समझे बात ये? तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो तो है लेकिन टर्निंग इफेक्ट हमारा नहीं है। इसको डिस्क कहते हैं, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर लिया है इसको हमेशा डिस्क की तरह कंसीडर करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आया? और टॉर्क कब जीरो होता है? एक तो ये तो मतलब ये चीज़ तो समझ आई। अब हम देखेंगे टॉर्क जीरो कब होता है ना। ये जीरो की बात कर रहे हैं। पहला, अगर F पैरेलल हो जाए R के, ये अभी हमने पढ़ा, जो F है आपका वो पैरेलल हो गया R के, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। और दूसरा आपका, अगर F पास कर जाए किससे, F पास कर जाए एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये आपका हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका जो आखिरी है, अगर F पाइवेट है, अगर पाइवेट पॉइंट से पास किया तो ये भी वही चीज़ होगी। अगर पाइवेट पॉइंट से अगर पास कर गया तो आपका क्या होगा, तब भी हमारा टॉर्क जो है वो जीरो रहेगा। इतना तो समझ में आया। अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ना। आज जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। उसके बाद क्या होगा, हम लोग कल वाले लेक्चर में पूरा समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। जैसे ये बॉडी बनी है, इसमें हमने ये रेडियस R है, फोर्स ऐसे लगा दिया, तो हमारा जो ये है ये ऊपर की तरफ गया ना। अब ऊपर की तरफ गया तो एक्सीलरेशन भी ऊपर की तरफ लगेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या किया, आपको कुछ नहीं करना है। आप जानते हो F = ma होता है, ठीक है। दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई करो तो RF = ma R, बिल्कुल। अब क्या करना है इसमें, आप जानते हो RF को ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। R को ऐसे रखो। A को हम लिख सकते हैं, हमने एंगुलर मोशन में पढ़ा, R अल्फ़ा, बिल्कुल। ये हमारा हो गया टॉर्क और ये हमारा हो गया mr² × अल्फ़ा, बिल्कुल। अब हमने क्या कहा, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा समझना है। तो अभी तक हमने देखा डिस्प्लेसमेंट की जगह हमारा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स की जगह हमारा होता है टॉर्क, वैसे ही मास की जगह होता है ये mr², ये होता है मास की जगह किसमें, रोटेशनल मोशन में। अब आप जानोगे, इससे रूबरू होगे किसमें, अगले लेक्चर में, mr² क्या होता है। ये मास की जगह होता है रोटेशनल मोशन में। कल हम जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से क्या होता है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।